अंकिता भंडारी के लिए आज पूरे देश में इंसाफ की आवाज गूंज रही है। उत्तराखंड की सड़कों पर उत्तराखंड के लोग एक बार फिर से उतरे हैं अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए। और 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी हो चुका है। पहले हमने ना बोलना सीखा, फिर हमने समाज को सिखाया कि ना का मतलब ना होता है। ना को समझ लो, ना को मान लो और ना को हाँ में बदलने की कोशिश ना करो। अंकिता भंडारी को क्या पता था कि उसकी ना की कीमत उसकी जान होगी। अंकिता भंडारी एक 19 साल की लड़की जो कि 40,000 रुपए कम पड़ने की वजह से अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स बीच में ड्रॉप करती है और वंतारा रिजॉर्ट जो कि ऋषिकेश में है वहां पर एज अ रिसेप्शन ज्वाइन करती है, जहां उसकी तनख्वाह 10,000 है और साथ में जो रहना और खाना है वो रिजॉर्ट का था। एक गरीब आदमी जानता है इस नौकरी की, इस अपॉर्चुनिटी की क्या कीमत है। आइए देखते हैं अंकिता भंडारी की पूरी कहानी और जानते हैं कि आखिर 3 साल बाद ऐसा क्या बदला जिसकी वजह से उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से सड़कों पर आ गई है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके शहर में ऐसी कोई घटना है, ऐसा कोई मुद्दा है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाती है या नहीं दिखा रही है, पर उस पर आवाज उठाना जरूरी है, तो स्क्रीन पे लिखे आईडी पर हमें मैसेज करें। 1 सितंबर 2022 अंकिता भंडारी का वंतारा रिजॉर्ट में पहला दिन होता है और पहले ही दिन उनके साथ एक गेस्ट जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बदतमीजी करता है और उन्हें जबरन हक करता है। इस इंसिडेंस का जिक्र अंकिता भंडारी ने अपने फ्रेंड पुष्पदीप से किया था और पुष्पदीप अंकिता भंडारी के वही फ्रेंड है जिन्होंने की अंकिता भंडारी को इस जॉब को ढूंढने में हेल्प करी थी। इसके बाद 9 सितंबर 2022 को पुलकित आर्य जो कि इस रिजॉर्ट के मालिक हैं और साथ ही एक बीजेपी मेंबर विनोद आर्य के बेटे भी, वो अपने दो दोस्तों के साथ सौरभ और अंकित के साथ अंकिता भंडारी के रूम में दारू पीते हैं। और दारू पीने के बाद पुलकित आर्य अंकिता भंडारी के साथ बदतमीजी करते हैं। अंकिता भंडारी ने एक आयुष नाम का एक जो रिजॉर्ट में पहले इलेक्ट्रिशियन थे जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, उनको इस इंसिडेंट के बारे में बताया और उन्हें कहा कि उनके लिए एक नई नौकरी ढूंढ लो। अंकिता भंडारी ने पुष्पदीप को भी ये बताया कि पुलकित आर्य ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, उन्हें जबरन किस करने की कोशिश करी। और जब अंकिता भंडारी ने उन्हें रोका और उन्हें सुनाया, तो इसके बाद पुलकित आर्य ने अपना गुस्सा स्टाफ के एक मेंबर रिंकू पे उतारा और रिंकू के साथ मारपीट करी। अंकिता भंडारी ने पुष्पदीप को यह भी बताया कि जो रिजॉर्ट के मेंबर्स हैं वो बहुत जल्दी रिजॉर्ट छोड़ने, जो स्टाफ के मेंबर्स हैं रिजॉर्ट में वो रिजॉर्ट छोड़ने वाले हैं, वो कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है। जब पुलकित आर्य को ये पता चला कि अंकिता भंडारी जॉब छोड़ने का सोच रही है, तो पुलकित आर्य और उनके दोनों दोस्तों ने अंकिता भंडारी से माफी मांगी। और अंकिता भंडारी क्योंकि वो मजबूर थी एक तरह से, उनके कंधों पर उनके परिवार की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने माफी स्वीकार कर दी और उन्होंने उस टाइम पर सोचा कि अब वो जॉब क्विट नहीं करें। 14 सितंबर को पुष्पदीप अपने एक फ्रेंड अक्षत के साथ जम्मू से ऋषिकेश आए थे और रिजॉर्ट में, वहीं बंतारा रिजॉर्ट में वो रुके थे ताकि रिजॉर्ट और अंकिता भंडारी का वो हाल जान सके। जिस बीच में वो रिजॉर्ट में थे उसी बीच उन्होंने देखा कि रिजॉर्ट में कुछ वीआईपी मूवमेंट्स चल रही हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनके इर्द गिर्द कुछ बाउंसर्स घूम रहे हैं, लेकिन तब कुशदीप को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद 16 सितंबर को दोपहर में कुशदीप वापस जम्मू के लिए लौट जाते हैं अपने दोस्त के साथ। और 17 सितंबर को अंकिता भंडारी वापस से कुशदीप को मैसेज करती हैं। वो घबराई हुई थी, वो परेशान थी। उनका परेशानी का कारण था कि रिजॉर्ट में उन पर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो जो वीआईपी है उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे, जिसके लिए कि अंकिता भंडारी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। इसके बाद अंकिता भंडारी और पीयू और पुलकित आर्य की कुछ बहस वगैरह होती है और 18 सितंबर 2022 को फाइनली अंकिता भंडारी डिसाइड करती है कि वो रिजॉर्ट और जॉब को क्विट कर देंगी, छोड़ के चली जाएगी। वो अपना बैग पैक करती हैं और 5:30 बजे के आसपास वो एक स्टाफ मेंबर सौरभ बिस्ट को कॉल करती है। सौरभ बिस्ट जो है वो वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन जब अंकिता भंडारी ने उन्हें कॉल किया तो उस टाइम पे वो बाहर थे करण के साथ। करण भी उसी रिजॉर्ट में इलेक्ट्रिशियन था। तो जब अंकिता भंडारी ने कॉल किया सौरभ को, तो वो कॉल करण ने पिक करा और अंकिता भंडारी ने रोते हुए हेल्प मांगी कि उनका बैग जो है वो ऊपर दुकान तक पहुंचा दो। हेलो मैम। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा। चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चल ना। रात को 8 बजे के आसपास पुलकित आर्य अपने दोनों फ्रेंड सौरभ और अंकित के साथ अंकिता के पास जाते हैं और अंकिता को कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, कुछ खाकर आते हैं, वहीं फ्रेश करके आते हैं। तो अंकिता उन तीनों के साथ चली गई थी और ये चारों लोग एक स्कूटी और एक बाइक में सवार थे। 8:30 बजे के आसपास ऋषिकेश एम्स जो है उसके उस रोड पर इन लोगों की सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखती है। और 8:32 पर पुष्पदीप और अंकिता भंडारी के बीच में लास्ट फोन कॉल एक्सचेंज होती है, जिसमें कि अंकिता भंडारी पुष्पदीप को ये बताती है कि मुझे यहाँ पर फंसा हुआ महसूस हो रहा है, ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और इनका कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद वो ये भी बोलती है कि मैं तुमको जो पूरी बात है वो रिजॉर्ट वापस जाकर बताऊंगी, और वो ये बोलकर कॉल कट कर देती है। रात को अराउंड 9 o'clock ये चारों जो चिला ब्रिज है उसको क्रॉस करते हैं। और उसको क्रॉस करते हुए जो गार्ड है वो इनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। पुलकित आर्य बताते हैं कि वो लोकल है, तो लोकल सुनकर गार्ड उनको अंदर जाने देते हैं। जिसके बाद एक अंधेरी रात होती है, 3 लड़के होते हैं और अंकिता भंडारी भी। अंकिता भंडारी के साथ मारपीट की जाती है और उनको जिंदा उस नहर में फेंक दिया जाता है। और
ये कांड करने के बाद ये तीनों दोस्त वापस रिजॉर्ट आते हैं और रिजॉर्ट में सब प्रिटेंड करते हैं कि अंकिता भंडारी अपने रूम में वो स्टाफ से जाकर अंकिता भंडारी का डिनर मांगते हैं और पुलकित आर्य बोलते हैं कि वो पर्सनली खुद जाकर अंकिता भंडारी को डिनर देते हैं, जबकि पुलकित आर्य ने कहा ऐसे कभी नहीं किया कि वो पर्सनली जाके डिनर से करते। तो वो वहाँ पर एक तरह तो वो एक कत्ल करके आते हैं और रिजॉर्ट में ऐसा नहीं दिखाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और वो प्रिटेंड करते हैं कि अंकिता भंडारी अपने रूम में सो रही। और जब अंकिता भंडारी के फादर ने कंप्लेन रजिस्टर करने को कहा तो पुलिस वालों ने उनको कहा क्योंकि ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है तो अब वापस से सेम कंप्लेन में दो कंप्लेन रजिस्टर करने का कोई मतलब नहीं है। जबकि कायदे से पुलिसकर्मियों को उनके फादर की जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पुलकित आर्य ये बोल रहे थे कि अंकिता भंडारी डिप्रेशन में थी, वहीं जो उनके फादर हैं उनका सच दूसरा था, उनका दूसरा पहलू था जो पुलिस ने नहीं रजिस्टर किया। 19 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी के गायब होने की जो आशंका है ये उनके पिता को हुई और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करना चाहा। वो थाने दर थाने भटकते रहे लेकिन किसी ने उनकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर नहीं किया। वो रेवेन्यू पुलिस से लेकर पटवारी तक किसी तक पहुंचे लेकिन किसी ने उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं की। फिर उनको पता चलता है कि पुलकित आर्य ने ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर कर दी है और कंप्लेन में ये लिखा है कि अंकिता भंडारी डिप्रेशन में थी, उनको कुछ बीच से शादी करनी थी लेकिन उनके घरवाले नहीं मानते, इसलिए वो परेशान थी, डिप्रेशन में थी। पुलिस चार्जशीट और ट्रायल के दौरान ये पता चला कि अंकिता भंडारी को वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था, यहाँ तक कि उनको पैसों का लालच भी दिया गया, उसको 10,000 रुपये ऑफर किए गए और ये भी बोला गया कि अगर तुम नहीं तो किसी और लड़की को वीआईपी सर्विसेज में लेकर आओ। जब अंकिता भंडारी ने लगातार इस चीज के लिए मना किया उसके बाद पुलकित आर्य और उसके दोस्त सौरभ और अंकित को ये डर था कि कहीं रिजॉर्ट का ये जो सच है ये बाहर ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने अंकिता भंडारी को चिला लेक में फेंक कर मरवा दिया या मार दिया ताकि ये सब एक सुसाइड लगे। इसीलिए उन्होंने पहले जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी कि अंकिता भंडारी डिप्रेशन में है ताकि सबको एज अ सुसाइड एंगल दे पाए, लेकिन सच छिपा नहीं। 24 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का शव लेक से मिलता है और इसके जस्ट नेक्स्ट डे जो रिजॉर्ट का एक पार्ट है उसको तोड़वा दिया जाता है और ये क्लेम करती है बीजेपी ये जो पार्ट तोड़वाया गया है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इससे यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरह से सबूतों को छिपाने की कोशिश करी थी, सबूतों को मिटाने की कोशिश करी गई थी ताकि जो वीआईपी है इसका फेस सामने ना। अंकिता भंडारी के शव मिलने के बाद देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल हर जगह लोग सड़कों पर उतरकर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करी। लंबे ट्रायल के बाद 30 मई 2025 को कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन दिया और जो 3 लोग थे पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता, इन तीनों को दोषी करार देते हुए ये कहा कि जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान क्राइम था और इसलिए जो 3 दोषी हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अंकिता भंडारी के साथ न्याय हुआ। ऑल्दो अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं दे वांटेड कि जो दोषी हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि फांसी की सजा हो, लेकिन यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे क्योंकि जब ये केस चल रहा था तो बार बार एक वीआईपी का जिक्र हो रहा था लेकिन उस वीआईपी का नाम कभी सामने नहीं आया। तो लोगों ने पूछा कि ये वीआईपी जो है ये कौन है, सबका इन्वॉल्वमेंट है, और सरकार ने हर बार किसी भी वीआईपी के इन्वॉल्व होने के जो चेंज थे उनको रद्द कर दिया था और ये कहा था कि कोई वीआईपी इन्वॉल्व नहीं है। सरकार ने पूरी कोशिश करी थी इस वीआईपी को बचाने। इसी बीच फॉर्मर बीजेपी एमएलए की सेकंड वाइफ उर्मिला की कुछ ऑडियोज और वीडियोज वायरल होती हैं जिसमें दावा किया जाता है कि जो ये वीआईपी का जिक्र होता है अंकिता भंडारी के हत्याकांड में, वो वीआईपी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा अध्यक्ष है। इसके बाद भी सरकार चुप रहती है और जो जनता है वो सड़कों पर एक बार फिर से निकलती है। अंकिता को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! अंकिता को न्याय दो! 2022 से लेकर अब तक अंकिता भंडारी के माँ बाप और पूरा उत्तराखंड सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है। आइए सुनते हैं अंकिता भंडारी के माँ बाप का ये बयान। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। देखो सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। माँ बाप है ना, बस हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है। इसी का नतीजा था जो देहरादून में अभी परेड ग्राउंड में रैली हुई थी। इस रैली में लोग पोस्टर्स लेकर निकले थे और उनके आंखों में गुस्सा था। देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक हर जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं, अंकिता भंडारी के न्याय की मांग कर रहे हैं। और इस बार सिर्फ अपोजिशन नहीं उतरा है, यहाँ तक कि बीजेपी के खुद के मेंबर्स भी सड़कों पर उतरे हैं, महिलाएं सड़कों पर आई हैं जो कि रो रही हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को
जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें एक मांग है सीबीआई की जांच की, और इसके साथ ही 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी हो चुका है। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को प्रशासन नोटिस भेज रही है। उन लोगों से घंटों बयान लिया जा रहे हैं और उन लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है। योगिता एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि उन्नाव रेप पीड़िता के साथ अब तक खड़ी रही हैं, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई में उनके साथ खड़ी हैं। वो अब इस केस में भी मदद के लिए आगे आई हैं। आइए देखते हैं उनका वीडियो। अंकिता भंडारी, अब हम सबको ये नाम रट लेना चाहिए क्योंकि हमें इस बेटी की लड़ाई लड़नी है। इस बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ। वो वीआईपी कौन था और वो कब गिरफ्त में आएगा? इस बेटी की न्याय की लड़ाई में आप सभी आवाज उठाइए और सीबीआई जांच की मांग कीजिए क्योंकि इसमें जो सबूत थे उन्हें भी मिटा दिया गया बुलडोजर द्वारा अगले ही दिन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिन वीआईपीज का नाम सामने आ रहा है, वो लोग छिप क्यों रहे हैं? वो सामने आकर अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित क्यों नहीं कर देते? हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब ये पूछा गया कि जो वीआईपीज का नाम सामने आ रहा है उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो हमारे सीएम सर का ये रिप्लाई आया कि आप हमको बता दीजिए कि वो कहाँ है ना, हम उनको जाकर पकड़ लें। तो अब सवाल ये है कि जब सरकार को जनता से पूछना पड़ रहा है कि दोषी कहाँ है या जो अक्यूज है वो कहाँ है, तो ऐसी सरकार के होने का क्या फायदा? आज उत्तराखंड की जनता सिर्फ अंकिता भंडारी के लिए सड़कों पर नहीं उतरी है, वो हर उस आवाज के लिए उतरी है जिस आवाज को इतने सालों से सिस्टम ने दबाने की कोशिश करी है। उत्तराखंड की जनता को कम समझकर उत्तराखंड की सरकार से एक भारी गलती हो चुकी है। आज देहरादून का ट्रैफिक दिल्ली के ट्रैफिक को टक्कर दे रहा है। आज देहरादून का जो AQI है वो 300 पार हो चुका है। नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, पेड़ लाखों की संख्या में काटे जा रहे हैं और जो जंगल का एरिया है वो साल दर साल कम होता जा रहा है। एंजल चकमा हो, अंकिता भंडारी हो या एनवायरमेंट का मुद्दा, जनता हर जगह से सिस्टम की नाकामी देख रही है और जनता ये महसूस कर रही है कि उत्तराखंड जो कभी अपनी सुंदरता, ठंडे मौसम और शांति के लिए जाना जाता था, आज नेचुरल कैलेमिटीज, हत्या और वायलेंस के लिए चर्चा में रहने लगा है। इलेक्शन से पहले सरकार का यह रवैया सरकार को महंगा पड़ सकता है। अब 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का ऐलान हो चुका है और देखना यह है कि क्या सरकार अभी भी इस वीआईपी को बचाने की कोशिश करेगी या फिर इस बार उत्तराखंड की जनता सही में उत्तराखंड की सरकार को घाम तबा देगी। और जो वीआईपी का नाम सामने आ रहा है वो तो एक आपको सिर्फ छलावा दिखा रहे हैं। असली वीआईपी वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है। सरकार सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पलटेगी, हिंदुस्तान में पलट जाएगी अगर वो नाम बाहर आ गया तो। अंकिता भंडारी ने सिर्फ ना कहा था और इस ना की सजा उसकी जान बन गई। आज जनता सिर्फ दोषियों के लिए सजा नहीं मांग रही है, वो मांग रही है कि इस केस से रिलेटेड जो पूरा सच है वो सामने आए। और सवाल पूछना कोई जुर्म नहीं होता है, सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई इंसान कानून से भाग रहा है, इंसाफ से भाग रहा है, तो उसको पकड़ना भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपको इस पूरे केस में क्या लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।